सलाम और नमस्कार। हम लोग काफी इलेक्शन कैंपिंग में हैं, इसलिए आप लोगों को रात का टाइम तकलीफ दी है। मैं बांसवाड़ा में था आज, वहां कुछ लोगों से मेरी मुलाकात थी, तो वो लोगों ने कुछ पॉइंट्स बताया। साहब ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, कुछ लोगों को खाली बहनाने के लिए। అది రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేస్తలేదు అందరి దగ్గర ఈ మొత్తం అంటే వర్క్ ప్రాపర్టీస్ ఉంది। ఆయన ఫాదర్ సెక్రటరీ ఉన్నారు, ఆయన చాలా మీటింగ్ లో నేను भी అన్నారు, आज मैं चदोना ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। हम लोग यहाँ सेक्रेटरी बन के काम कर रहे हैं। आज उनका बेटा आके बैठ के मेरी बोल के दावेदार, उसके ऊपर तेलंगाना बना तो पहला एफआईआर हुआ ना, किसके ऊपर हुआ वसीम भाई? 2014 में महबूब आलम के ऊपर पहला एफआईआर करे तो तेलंगाना गवर्नमेंट वक्त प्रॉपर्टी के लिए। यह एफआईआर काफी है। इकबाल साहब जब हमारे ऑफिसर थे शुरू, तो ये बताना चाह रहा हूं, महबूब आलम हमारे सीएम को कहते धोखा दिया। सीएम कहते अरे क्या धोखा दिया रे सीएम? अरे सीएम साहब जो काम करे है ना मुसलमानों के लिए, जो काम करे हिंदुस्तान के सीएमओ से कंपेयर करके देख लो। इंडिया में कोई नंबर 1 सीएम है तो केसीआर साहब है। मुसलमानों का कोई दोस्त है तो वो केसीआर साहब है। ये रेवंत रेड्डी के जो एमएलसी के ख्वाब है ना, 40 एमएलसी आते तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी मुझे बताया एक जगह, साहब 40 से लेकर 45 तो खाली मुसलमानों को वायदा कर रहे एमएलसी देता हूं बोल के। अब वो कहां से लाते कि क्या यूपी से जाके लाते कि दिल्ली से जाके लाते, कहां से लाते मालूम नहीं। जबकि वो लोग सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं कर सकते। दोनों जगह भी हारने वाला कैंडिडेट रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी का फ्यूचर क्या है? ये महबूब आलम कहता है कि रेवंत रेड्डी बहुत अच्छा काम करेगा। अरे कांग्रेस में क्या काम करता तू? कांग्रेस से पहले किसमें था रेवंत रेड्डी? इब्तदाई दौर जो है संघ परिवार से साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद 2004 में टीआरएस में आया था। उसके बाद तेलुगु देशम में गया। जब जब तेलुगु देशम इलेक्शन आता है ना, अंदर मीडिया मित्र को एरका बीजेपी तो अलायंस పెట్టేసిన మెయిన్ రూల్ ఎవరు చేస్తా అంటే రేవంత్ రెడ్డి చేసినప్పుడు। ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ చేశారు ఆయనకు। మా పెద్ద లీడర్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర కాంగ్రెస్ లో, మా జానారెడ్డి గారు ఉన్నారు, చాలా మా ప్లీజ్ ఎవరెవర్ कांग्रेस सीनियर लीडर्स तो माట్లాడితే చెప్తా है ना, अरे कैसा लाके को बिठा दिए भाई। जग्गा रेड्डी से पूछिए क्या बोलते जग्गा रेड्डी। कांग्रेस 10 सीट जीतते नहीं, मगर 20 लोग तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आज बताना चाहता हूं, और एक रूमर्स हमारे पीछे फैला रहे, वो असल इसलिए आया हूं। मुझे बताए बांसवाड़ा के लोग, और हमारे मैनिफेस्टो में भी हम लिख दिए कि हम कभी भी जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी गर्दन कट जाएगी भी तो बीजेपी के साथ हम अलायंस नहीं करेंगे। అలాగే నేను మీడియా మిత్రులకు ఒక మాట చెప్తున్నాను, 2000 పార్టీ మన పార్టీ అంటే 2001 లో ఫామ్ అయింది, 27 ఏప్రిల్ 4 తో ఫస్ట్ ఎలక్షన్ వచ్చింది। ఫస్ట్ ఎలక్షన్ లో నేను కాంగ్రెస్ తో అలైన్ చేశారు, తెలంగాణ ఇస్తా అంటే ఇవ్వలేదు, 6 కు రిజైన్ చేశారు। బై ఎలక్షన్ జరిగింది, ఎవరితో అలైన్స్ చేయలేదు। 4 తర్వాత 9 లో ఎలక్షన్ వచ్చింది, నేను టీడీపీతో అలైన్స్ చేశారు। 9 తర్వాత 14 లో ఎలక్షన్ వచ్చింది, నేను డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేసిన ఎవరితో వితౌట్ అలైన్స్। 18 లో ఎలక్షన్ వచ్చింది, 18 లో నా సపరేట్ ఎలక్షన్ లో పోయినా। फिर ఇప్పుడు 23 లో వచ్చిన। నేను ఎప్పుడు అలైన్స్ చేసినా బీజేపీతో? ఎప్పుడు అలైన్స్ చేయలేదు। మొత్తం ఈ 10 years లో 9 years 5 months లో 1 to 10 370 ఆర్టికల్ లో సపోర్ట్ చేసిన మా అనబుల్ సింగ్ గారు మా పార్టీ అంటే। ఎందుకంటే కశ్మీర్ చాలా బ్యాక్వర్డ్ అయింది। కశ్మీర్ లో 370 తర్వాత ఎవరు వచ్చే నా ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది, నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది। మా హైదరాబాద్ ఎంత డెవలప్ అయింది తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత। బాంబేలో వచ్చే బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఢిల్లీలో వచ్చే బిజినెస్ చేస్తున్నారు, కలకత్తాలో వచ్చే బిజినెస్ చేస్తున్నారు।
ఫారిన్ లో వచ్చే కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, మనకు డెవలప్మెంట్ వస్తుంది, జాబ్ వస్తుంది. ఆ బిల్ కోసం నేను సపోర్ట్ చేసిన. ఈ తర్వాత పిఎం గారు ఒక మాట చెప్పిన, మనకు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మా ఎస్సీ కావాలి और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया మా సౌత్ లో వస్తే తెలంగాణ మాట్లాడే వారు మంచిగా ఇస్తే మంచి అంటే ఆర్ గోవింద్ గారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన, బీఆర్ఎస్ మా పార్టీ సపోర్ట్ చేసిన, వెంకయ్య నాయుడు గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన, డెఫినెట్ గా సపోర్ట్ చేసిన. ఆ తర్వాత మీరు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయలేదు. మోదీ గారు బీజేపీ గవర్నమెంట్ కు క్రిటిసైజ్ చేసిన లీడర్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఒకటి డెవలప్మెంట్ కోసం ఏం చేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు మా ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కాంగ్రెస్ भी ఏం చేయలేదు, బీజేపీ भी ఏం చేయలేదు. నా తర్వాత ఎవరెవరికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది, చైనా ఉందో, అమెరికా ఉందో, సింగపూర్ ఉందో, ఎవరున్నాయి, అది బంగ్లాదేశ్ తో నేనే సపోర్ట్ చేసిన. ఆయనకి జీడిపి రేట్ అంటే మన తక్కువ ఉంది. ఎందుకు ఇట్లా అయింది? మా సీఎం గారు దగ్గర చాలా మంచి ప్లాన్ ఉంది, తెలంగాణలో ఎట్లా డెవలప్ చేసినా. ఇక ఇండియాలో అంటే వాటర్ కోసం మంచి ప్లాన్ ఉంది సీఎం గారు దగ్గర, ఎవ్రీ సెక్టర్ లో డెవలప్ చేశారు. ఈ టైంలో 2 ఇష్యూలో మీతో మాట్లాడే వచ్చాను. ఇప్పుడు మా ముస్లిం రిక్వెస్ట్ చేశారు, भाई जरा आप जाके बात करो, भाई जरा बात करो. अब मैं बोला साहब मैं फिर कल सुबह दूसरी जगह चले आ रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट में इधर नहीं हूं. अब मैं बोला चलो अपना भवन है, अपने भाई है, मैं रात में बुला लेता हूं, बात करता हूं. ये तो हम कभी मर गए तो भी बीजेपी से नहीं मिलेंगे, कभी भी लाइफ में, पूरी लाइफ में. जब तक बीआरएस पार्टी रहेगी, जब तक हमारे सीएम साहब रहेंगे, आगे हमारे और भी सीएम जो भी रहेंगे, हमारे केटीआर साहब रहेंगे, कोई भी रहेंगे, वो तो कोई बात नहीं, मगर हम जिंदगी में कभी भी बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे. एक चीज. दूसरी चीज, वक्फ प्रॉपर्टी की पूरा प्रोटेक्शन देंगे, वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे. ये रूमर उठा रहे, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे बहुत से मुस्लिम जर्नलिस्ट यहां मौजूद है. 2014 के बाद एक ही जमीन ने कोई रजिस्ट्री नहीं की, एक ही जमीन नहीं होने वाली स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है. जो भी वक्फ के प्रॉपर्टी पे धंधे करे, कब्जे करे, बेच के खागे, वो सब 2014 से पहले. 14 के बाद एक ही जमीन, आप बता दीजिए, प्रूफ के साथ बता दीजिए, एक ही जमीन, कहीं धक्का नहीं लगा, उसकी हिफाजत की जाएगी. हिफाजत करने के लिए हमारे सीएम साहब ने वक्फ प्रॉपर्टीज को 22A में शामिल करते हुए एज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करने के लिए कलेक्टर्स को हिदायत दी. जो भी पहले प्रॉपर्टीज बिके आप आरटीए में डाल सकते हैं, आपको पूरे का पूरा मवाद मिलेगा. और एक शख्स है महबूब आलम, उसके बारे में बोलना चाहता हूं. वो एक जालिम शख्स है. अभी कुछ देर पहले उसका भाई आया था, महमूद आलम, बता रहा था कि साहब हमारा भाई तो हमारे प्रॉपर्टियां बेच के खा गया है, हम पे जुल्म कर रहा है. वो उसका जाती मामला है, जो भी है कर ले तू, हमसे कोई वास्ता नहीं. मगर हमारे सीएम साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहा, हमारे सीएम साहब को कहता है कि धोखेबाज है. अरे कहां धोखा दिए महबूब आलम? बताओ, तुम गरीब मुसलमानों के लिए काम करने वाला कोई है तो केसीआर साहब है. आज शादी मुबारक स्कीम में कांग्रेस ने 10 साल में 2004 से 14 तक 2,18,00,000 रुपए खर्चा किया है. नेट पे आप चेक कर सकते हैं मीडिया के भाई, कितना 2,18,00,000. और सीएम साहब ने कितना किया? वही वो 10 साल में दिए. हम 9 साल 4 महीने के अंदर 2,300 करोड़ देने वाला कोई लीडर है तो केसीआर है. आप जाते नेट पे चेक कर सकते हैं. हम कोई गलत बात तो नहीं कर सकते आपके सामने. ऐसे आदमी को, जो गरीब मुसलमानों के जो औरतें हैं, उनकी बीवियों के, जिस लड़कियों की शादी उनके मां के अकाउंट में इतने पैसे जमा करने वाला कोई लीडर हिंदुस्तान में है तो बता दीजिए मुझे. उसी तरह आसरा पेंशन का बताता हूं, कितने पैसे जमा हुए आसरा पेंशन में. 74,000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला कोई लीडर आसरा पेंशन पे तो वो केसीआर है. क्या मुसलमानों को 5-6 हजार करोड़ नहीं मिले उसमें? हमने कोई अकाउंट में नहीं छू सका.
वो लोगों ने 10 साल के अंदर जो खर्चा किया ना, 934 करोड़ रुपया खर्चा किया है। और हमारे सीएम साहब ने करीब करीब 12,000 करोड़ खर्चा करने वाले सीएम है तो केसीआर साहब, आप चेक कर सकते हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप नेट पे बैठकर चेक कर सकते हैं। इतना करने वाले चीफ मिनिस्टर को एलिगेशन लगाना। जी सर, महबूब आलम साहब कुछ नहीं बोल रहे थे, अचानक इस तरीके से आप लोगों पर इल्जाम बारिश करना हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं भाई, ये क्या हुआ मालूम, हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब है ना, ये हुकूमत नहीं बना सकते। महबूब आलम के घर को जाते हाथ डाल के, महबूब आलम को लंबा आदमी है, हाथ झटकता रहता है, लिए कर रहे हैं साहब कुछ ले दिए केसीआर, मैं तुमको एमएलसी बना देता हूं। ऐसा मैं आज गया था, सच्ची बता रहा हूं आपसे, मुस्लिम भाइयों ने मुझसे कहा, हमारे पोचाराम श्रीनिवास साहब की जो कहानी है बांसवाड़ा, उलमाओं से मिला हूं, वो कहे महमूद भाई हम जानते हैं, आपको जानते हैं 10 साल से, आप जाके क्लियर कीजिए। 2 बातें तोहमत आप पे लगा रहे हैं, एक लगाते हैं कि बीजेपी से मिलने वाले, उनको कहा ख्वाब में पड़ा हम बीजेपी से मिलने वाले कभी जिंदगी में नहीं मिलते। दूसरा वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा बट्टेबाजी करने वाला इंसान तेलंगाना के अंदर है, जिंदा है तो महबूब आलम। उसके ऊपर 2014 में एफआईआर हुआ है, और जितने लोग इंफॉर्मेशन उसके प्रॉपर्टीज के आरटीआई से ले सकते हैं। और हम भी एक अभियोग में सीधा वहां से आ गया, आते आते हमारे मसीह भाई चेयरमैन साहब को बोला आप भी आ जाओ भाई, ताकि हमारे मीडिया सामने रहेंगे। एक्शन क्यों नहीं है सर उनके ऊपर जो एफआईआर है, और उन अब इल्जाम भी लगा रहे हैं कि 40 से ज्यादा स्कूल कॉलेज साहब वो स्कूल्स को बंद किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज को, जो खाली सीएम साहब के जो फंड पे चलते थे, वो एक उनके स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत खराब था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं था एक दिन, एक कंपनी का आदमी सीएम साहब से आके कहा साहब मैं आपके स्टेट में आकर इंटरव्यू लिया हूं, मेरे कुछ इंजीनियर चाहिए था, दुबई से आया था वो शख्स, आपकी स्टेट के पूरे बच्चे फेल हो गए साहब, मैं एक को भी सेलेक्ट नहीं कर सका। आपके बच्चों का स्टैंडर्ड जब स्टैंडर्ड देखेगा तो खाली अटेंडेंस थी बच्चों की, और हमारे सीएम साहब के पास से फंड मिल रहा था, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फंड मिल रहा था, उसके तहत स्कूल चल रहा है। और अब बताएंगे आपको, अब बताएंगे, मैं बोलता हूं आप जरूर पूछिए, अब बताइए हम जो हमारे बच्चे जो टेम्परेज में पढ़ा है ना, ये बच्चों को आगे निकालने के लिए अच्छी तरीके से मुसलमानों को एजुकेशन दिया जाए। जैसा अभी हम उनके ऊपर जो वक्फ प्रॉपर्टीज के वो है, और बहुत सारे मीडिया में न्यूज भी आए थे कि मुमताज कॉलेज में उनका कब्जा है होगा, दोबारा आपकी हुकूमत आएगी तो आपकी हुकूमत क्या एक्शन, सिर्फ ये इलेक्शन की हद तक? नहीं साहब, आप डेफिनेट मैं बता रहा, मैं 25 तारीख को फिर प्रेस करूंगा, आपको पूरे प्रूफ दूंगा, कितने केसेस है मसीबा आपको बताते हैं, कितने केसेस महबूब आलम साहब बताइए। देखिए साहब, लैंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे सीएम साहब मक्खी को भी नहीं मार सकते, मक्खी को भी नहीं मारते, कैसे आप जानते दुबले पतले सीएम साहब कहीं क्यों देते? लैंड ऑर्डर का जो मसला आता है, लैंड ऑर्डर में दोनों रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस भी रहती है, सेंट्रल फोर्स भी रहती है। कोई आदमी ऐसा जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, दहशत पसंद है, जिससे हमारे मुल्क के लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता, वो हमारा डिसीजन नहीं था। हमारे सीएम साहब किसी को ऑर्डर नहीं देते, सीएम साहब कैसे आदमी आप जानते हैं, सीएम साहब हमेशा रहमदिल इंसान है। वो महबूब आलम जो है वो अकल बुद्धि जो है, उम्र बढ़ गई है, दीवाने बातें कर रहे हैं, हमारा इनकाउंटर से डेफिनेट हमारी गवर्नमेंट की जरूर, मगर उसके जो एलिगेशन थे उसके हिसाब से उसका जो काम किया, उसका हमारे सीएम साहब भी अफसोस का इजहार करे, और यकीनन हम उसका अफसोस का इजहार करते हैं डेफिनेट। उसके बाद देखिए अब जिस तरह हमारे तेलंगाना की हालत है, आप एक इनकाउंटर बोल रहे, कितने मुसलमान आप बताइए, हिंदू भाई मरते थे, कितने फिजाद तेलंगाना, एक भी फिजाद वाकया बताइए, इतना लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। अचानक इस तरह के सवाल कर रहे हैं, तो क्या कोई आपसे सीट का मुतालबा था? साहब वो पहले से ऐसा था, वो बिल्ली के खाब में चिचड़े जो होते ना, उन लोग पहले आए थे, हमारे साहब भी समझे थे भाई अच्छा आदमी है, ऊंचा पूरा तगड़ा आदमी है, कहीं भी अगर गया तो तेलंगाना का इतना 7 फीट का आदमी नजर आता है, ऊंचा पूरा देंगे। बस पहली मर्तबा 2014 में केटीआर साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं, जब से हमसे दूर हो गए, तेलंगाना आने से पहले, आने के इमीडिएट बाद जब इलेक्शन आया
तेलंगाना आने से पहले जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके 2 महीने में इलेक्शन आया। वो इलेक्शन में सबसे पहले केटीआर की मुखालिफत करने वाले आदमी था। जब से हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उसका, पर आज चूंकि मैं बताया ना, रेवंत रेड्डी साहब कई लोगों को एमएलसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ जो लोग जिसका शौक पूरा नहीं हुआ पहले, वो पूरा करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जो भी एक्शन आज बोल रहे हैं, कल भी जरूर जो भी जस्टिस करना है जरूर किया जाएगा। बोलिए बोलिए। मसाजिद की शहादत, कोई भी मजहबी मामलात में हर हुकूमत जब नुकसान पहुंचाती है तो हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ता है। अब अक्सर 8 या 9 मसाजिद की आपके पास हिस्ट्री है, बाबू चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, तो इमराना मस्जिद से लेके एयरपोर्ट की मस्जिद तक इन शहादतों पर आप तक कोई सवाल और जवाब नहीं हुआ। देखिए साहब, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमने जो मस्जिदें शहीद हम उतने नहीं किए जितने बताए जा रहे हैं। हाँ जरूर, ये खाना मस्जिद की बात कर रहे हैं हम, जो अंबरपेट में है। आप तो जर्नलिस्ट है और बहुत से और भी मुस्लिम जर्नलिस्ट है, आप पता कर लीजिए। जब वो हमारे सीएम साहब को मैंने जाके इतला दिया, दाना किशोर साहब वहां पे बल्दिया के ऑफिसर थे, कमिश्नर, और जो ऑफिसर वहां जो तोड़ने वाले ऑफिसर भी मुसलमान ही थे। सुबह सुबह मेरे पास आए, एक बात मुझसे कही कि साहब वो मास्टर प्लान में ब्रिज आ रहा है और वहां मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म की दुकान है जो मुर्गियां काट के बेचते हैं, 2 मरतबा वो हमसे पैसे ले चुके हैं और वो हमने तोड़ा है। फिर भी मैं सीएम साहब ने नाराज हुए। दाना किशोर साहब ने कहा कि बाजू में एक जमीन है, जरा फासले पर एक 800 का जमीन मैं दे देना चाहता हूं बल्दिया की है, आप बना दीजिए। इत्तेफाक दूसरी दिन शाम में हाजियों का जो है रुबात का ड्रा था, वहां पर किसी ने मुझसे सवाल किया, तो एक मीडिया वाले ने सवाल किया, साहब ये तुड़िया है, तो मैंने कहा पैसे देके तुड़ा है, फिर भी हम उसे कुछ ना कुछ करेंगे। मैं बोला ऐसा एक प्रपोजल दिए थे कि बाजू 800 का जमीन है वो दे देंगे जीएचएमसी की, तो लोगों ने उसकी मुखालिफत नहीं, मस्जिद हटना नहीं चाहिए। मैं आज आपके सामने वायदा कर रहा हूं अब्दुल्ला भाई, वायदा कर रहा हूं, आज तेलंगाना बने के बाद ब्रिज बनेगा ना, नीचे एक शानदार मस्जिद बनाकर हम देंगे सब। आले एनकाउंटर से रिलेटेड एक सवाल है, इसमें आले एनकाउंटर के बाद में तेलंगाना स्टेट के गवर्नर की जानिब से, पुलिस की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी, एसआईटी टीम, उसकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर क्यों नहीं आई? देखिए साहब, ये जो लैंड ऑर्डर का मसला होता है साहब, और डिफेंस का जो मसला होता है ना साहब, ऐसा हर चीज बार बार निकाल के बाहर निकाल नहीं सकते साहब, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। अवाम डेफिनेट, अवाम को जो भी सवाल चाहिए उसका जरूर जवाब दिया जाता है और सही तरीके से उसको जरूर अमलावरी की जाएगी। और जो भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स है और जो बड़े-बड़े लीडर दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए, सबको एमएलसी देते बोल रहे हैं, उस बारे में आप बोले। और मुस्लिम वालों में जो बेचैनी है उसके बारे में आप बोलिए। बताइए क्या बेचैनी है, बताइए। मैं बोलता जैसा कि वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत कांग्रेस की है और जो समस्या करने वाले साहब, वो जो है देखिए भाई, सही बात बोल रहे हैं आप, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। क्या था, वो कर्नाटक में जीत लिए, आप कर्नाटक में रहते किसको वोट देते थे, मैं पूछता हूं। आप डेफिनेट बीजेपी हुकूमत थी, क्या कर रहे थे भाई कर्नाटक के अंदर? आदमी मस्जिद का लाउड स्पीकर बंद कर रहे थे, हमारे बच्चों के हिजाब निकाल दिए जा रहे थे, बुर्का पे खवातीन को सता रहे थे, मोटरसाइकिल में थैली में रखे गोश्त लेके जा रहे, घर में दावत है तो वो छोटे का बड़े का बगैर तरीके उसका मर्डर कर दे रहे थे। लोग परेशान थे, मुसलमान और दूसरी अवाम भी परेशान थी। अवाम बदलना चाह रही थी और अवाम बदलने की वजह से, क्योंकि एक तरफ बीजेपी थी एक तरफ कांग्रेस थी, यकीनन कोई भी रहेंगे, आप रहेंगे मैं रहे भी तो वोट देते। मगर यहाँ पर तो बहुत सेकुलर पार्टी है, बहुत अमन पार्टी है और मुसलमानों को तरक्की दिला रही है। और केसीआर जैसा लीडर जो इस तेलंगाना को डेवलप किया है, कोई लीडर है कि आप देख लीजिए, आप हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है। तेलंगाना बनने से पहले आप सब जानते हैं, तेलंगाना में पावर नहीं था, तेलंगाना में पानी नहीं था, तेलंगाना में फिसादात हुआ करते थे, तेलंगाना में किसान सुसाइड कर लेते थे। आप जानते हैं ना 2002 में बशीर बाग पे आकर बशीर बाग पे फार्मर्स धरना दिए थे, क्या बोल के दिए थे भाई? करंट जो है दिन का टाइम दीजिए, रात में 2 बजे 3 बजे दे रहे। हमारे बच्चे जब स्टार्टर को खोलने जाते ना तो सांप और बिच्छू का किसान शहीद हुए थे। आप देखिए जब का हाल क्या है, आज का हाल क्या, हमारा प्रोडक्शन कितना था। जब हमारा 60 लाख टन तेलंगाना खुद का प्रोडक्शन था, आज 3 करोड़ टन से ज्यादा होगा। इंडिया में खुशहाल किसान है तो हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रताप गढ़ी आए, प्रेस मीट की, प्रेस मीट करके ये बोले कि
टीआरएस जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थी वो डमी कैंडिडेट्स है और हम जिताने वाले कैंडिडेट, इसके बारे में आपका क्या राय है? आप देख लीजिए, अभी सिर्फ 3 तारीख तक का इंतजार करना है कि कौन से हम लोग जीते के कैंडिडेट दिए, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। यकीनन हम जो है अलायंस हमारा एमआईएम पार्टी से नहीं है, हमारी दोस्ती है, वो भी तेलंगाना की पार्टी है, हम भी तेलंगाना की पार्टी है। हम भी चंद्रनगुट्टे में कैंडिडेट डाले हैं और वहां से मुसलमान जीतते हैं ओल्ड सिटी से, और असम्बली में रहते हैं हमारे साथ। जब जब किसी पे कोई मसाइल आते, कोई इश्यूज आते, वो भी आवाज उठाते हैं और बराबर हमारे सीएम साहब इम्प्लीमेंट करके बताते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं दे रहे, बराबर वो भी मुसलमान है, हमारे पास भी मुसलमान है। यकीनन डेफिनेट आगे भी अभी सीट आने वाले टाइम पे और हमारे 34 सीट बढ़ने वाले, आपको मालूम है ना, 24 में अल्लाह चाहता और एक 7-8 सीट जो है मुसलमानों के लिए निकल सकते हैं। ओल्ड सिटी छोड़ के डेफिनेट आने वाले टाइम पर हम ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को हमारी पार्टी से भी देके एमएलए जरूर बनाया जाएगा। और वो चेयरमैन साहब से 2 सवाल।